आज इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है, जीएसटी का हम साथ में टॉपिक करने लगे हैं। ठीक है, जीएसटी चैप्टर हमने किया था पिछले टर्म में। तो पिछले टर्म में जब हमने जीएसटी का टॉपिक किया था, याद है जर्नल एंट्रीज होती थी। एक बार के लिए भी लिखना छोड़ दो। जीएसटी का हमने चैप्टर कर लिया ऑलरेडी पिछले टर्म में। मैं उम्मीद करता हूं कि वो हम भूल चुके होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूं। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में जीएसटी का भी कंपोनेंट है। रीजन क्या है, जब जर्नल एंट्रीज करते थे हम जीएसटी वाली, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, पहले मैं आपको जड़ बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हम सामान खरीदते या बेचते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ठीक है, अगर हमने कोई एक्सपेंसेस पे किए, जैसे मैं इस बिल्डिंग का रेंट पे करता हूँ, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर हम चंडीगढ़ या बड़े बड़े शहरों में देखते हैं ना, तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये भी अगर हम रेंट पे देते हैं तो एक तरह से खर्चे है ना, तो इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। अगर हमें कोई इनकम मिल रही है तो उसके ऊपर हमें जीएसटी मिलेगा। अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो जीएसटी भरेगा कौन, कस्टमर, तो दुकानदार को मिलेगा। दुकानदार फिर आगे क्या करता था, गवर्नमेंट को जमा करवा देता था। समझाने का भाव ये है, कोई भी खर्चा हो तो हमें दुकानदार को पैसे तो देने हैं, साथ में जीएसटी भी पे करना है। चाहे वो खर्चा यानी गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का। सर सर्विसेज कैसे, जैसे मेरे को बिल्डिंग का रेंट देना है, मुझे बताओ बिल्डिंग का रेंट देना है, क्या मैं गुड्स के बदले में दे रहा हूं, क्या किसी फैसिलिटी के बदले, किसी फैसिलिटी के बदले। कभी भी अगर आप रिचार्ज करवाते हो मोबाइल में, ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन ही रिचार्ज हो जाता है, आपको पता है, गूगल पे से, पेटीएम से, या कहीं से भी रिचार्ज करोगे ना, अगर आप उसकी बाइफ्रिकेशन देखोगे ना, जैसे समझ लो 500 का पैक है, तो उसके अंदर ना जीएसटी की अमाउंट भी जुड़ी होती है। अब आपने क्या कोई प्रोडक्ट खरीदा कंपनी से, नहीं, तो आपने क्या खरीदा, आपने सर्विसेज खरीदी। तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कहती है चाहे आप प्रोडक्ट खरीदो, प्रोडक्ट यानी कि फिजिकली गुड्स, प्रोडक्ट यानी कि फिजिकली गुड्स, या फिर अगर आप सर्विसेज के बदले में किसी को पैसे दो, सर्विसेज यानी कि टेलीफोन का बिल, मोबाइल रिचार्ज, रेंट पे कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। मतलब देखा जाए सर, कहने का मतलब जो भी आप खर्चा कर रहे हो सभी के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री याद है क्या होती थी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। रेंट पे करोगे तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी। मतलब जब हम सामान खरीद रहे हैं यानी कि खर्चा कर रहे हैं, तो इनपुट जीएसटी लगता है। इनपुट जीएसटी आपकी एसेट बन जाती है। एसेट क्यों, क्योंकि ये वाला पैसा बाद में आपको मिल जाएगा कस्टमर से, जब कस्टमर से जीएसटी इकट्ठा करोगे। जब सामान बेचते हो तो आउटपुट जीएसटी लगता है। अगर हमने सामान बेचा जैसे कि, तब क्या जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। मतलब आपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, लेकिन जीएसटी का हक, जीएसटी पे हक आपका होता है जी, नहीं, जीएसटी पे हक गवर्नमेंट का होता है। तो कस्टमर से कलेक्ट कर लोगे, इसलिए तो लाइबिलिटी साइड पे लिखते हो, क्योंकि वो वाले आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को पे करने। ये सारा हमने चैप्टर पूरा डिटेल में कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज जरूर होगा, इसलिए मैं हमने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी कि जीएसटी का क्या होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को हम कैसे पैसे पे करते थे, गवर्नमेंट को हम पैसे पे करते थे जैसे हमने कस्टमर से इकट्ठा किया टैक्स। सोच के देखना एक बार, हमने कस्टमर से इकट्ठा किया टैक्स 2000 रुपए, जबकि परचेज के टाइम पे हम 1500 ऑलरेडी अपने सप्लायर को दे चुके हैं। तो मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई हुई है कि जो जीएसटी का बर्डन है ना, फाइनल कस्टमर पे पड़ता है, दुकानदार पे नहीं। जीएसटी एक बार के लिए दुकानदार पे कर देता है अपने अगले क्रेडिटर को या सप्लायर को, लेकिन जैसे ही वो कस्टमर से इकट्ठा करेगा, बाकी जो बैलेंस जीएसटी है गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। सर समझ नहीं आ रही, एक बार एग्जांपल, मैंने सामान खरीदा, परचेज किया, परचेज मैंने किया फॉर एग्जांपल 12,000 रुपए का, उसमें से इनपुट जीएसटी था कितना, 2000, उसमें से 2000 पे इनपुट जीएसटी थे जो मैंने जिससे सामान खरीदा था ना उसको दे आया था। सर कहने का मतलब है 10,000 का आपने सामान खरीदा है, 2000 पे टैक्स भरा हो। मैंने कहा हाँ। 2000 में से 1000 कौन सा था, सीजीएसटी, और 1000 एसजीएसटी। फिर ये वाला सामान जो 10 वाला मैं 12 में खरीद के आया था, तो मेरे को टैक्स भी तो पे करना पड़ा ना। अभी तो दुकानदार के लिए मैं ही कस्टमर हूं। फिर मैंने आगे ये वाला सामान सेल कर दिया, कितने का, 15,000 का, मेरे को टैक्स मिला टोटल 3,000 पे। इसका मतलब सर आपने 15,000 रुपए का टोटल सामान बेचा, जिसमें से 3,000 का टैक्स है, तो मतलब आपने देखा जाए तो सामान तो 12,000 का बेचा ना। जैसे ऊपर आपने 10,000 का सामान खरीदा, 2,000 पे टैक्स पड़ गई। अब आपने 12,000 का सामान बेचा, 3,000 प्रॉफिट पे, तो टोटल 15,000 का। कस्टमर से आपने टोटल 15,000 पे ले लिए, जिसमें से 12,000 आप अपनी जेब में डाल लोगे जो आपके गुड्स के पैसे हैं। बाकी 3,000 पे कस्टमर से आपने क्या ये कह के लिया कि जीएसटी भी लगेगा, मैंने कस्टमर ने दे दिए 3,000। अब इस 3,000 में से
1500 क्या का था, CGST का, और 1500 यार सेल के टाइम पे यार, ये देख 3000 टैक्स नहीं है, 12000 वाला सामान 15 में बेचे है। ओ मेरे गुरु इधर देख, 10,000 का सामान खरीदा था, 12 का बेचा है, 2000 प्रॉफिट नहीं दिख रहा? इतना तो इजी है यार, अब कोई मुश्किल फिगर भी नहीं ली। सामान मैंने पहले खरीदा टोटल 12,000 का, जिसमें से 10,000 गुड्स के पैसे थे, 2,000 पे टैक्स के पैसे थे। 2,000 कौन कौन से, 1,000। तो मेरे को तो गुड्स 10,000 की मिली थी ना, फिर 10 वाली गुड्स मैंने 12 में बेची और उसके ऊपर टैक्स लगा 3,000, तो टोटल हो गया 15,000 का प्राइस। मैंने कस्टमर से 15,000 पे ले लिए, जिसमें से 3,000 तो टैक्स के थे, तो 3,000 का आधा कर दो, 1500 SGST। इसको आप बोलते हैं आउटपुट टैक्स, आउटपुट GST। सर आउटपुट क्यों? क्योंकि सामान बेचा, आउट हो रहा है ना, सामान बेचने के ऊपर आपको टैक्स कलेक्ट हुआ कहां से, कस्टमर से। प्रिया एक्टिव। तो 1500 आपको कस्टमर से टैक्स कलेक्ट हुआ 3,000 पे। अब आप गवर्नमेंट को देने जा रहे थे 1500 3,000 पे, लेकिन आपने देखा ऊपर मैं गवर्नमेंट को पहले भी तो 1,000 पे दे आया हूं ना, तो उसमें से लेस कर देते हैं हम, आउटपुट GST में से, आउटपुट GST में से हम लेस कर देते हैं इनपुट GST। कितना? 1,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, 1,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। बताओ गवर्नमेंट को अब आप बाकी कितना पैसा पे करके आओगे? 500 और 500, मतलब टोटल 1,000 पे। किसको ये छोटी सी भाषा समझ में आ गई? नहीं तो दोबारा समझाऊं। जितना आप कस्टमर से कलेक्ट करोगे ना, आपको वैसे तो सारा जमा करवाना होता है। कस्टमर से हमने इस केस में कितना कलेक्ट किया था? 3,000, मतलब 1500 पूरा जमा कराना होता है। लेकिन अगर आपने बाय चांस वही सामान खरीदते हुए, पहले बाय भी तो किया होगा ना, बाय करते हुए अगर आप ऑलरेडी पहले टैक्स भर आए हो, तो उतना टैक्स फिर आप जमा मत कराना। क्यों? क्योंकि GST का मतलब होता है फाइनल कस्टमर के ऊपर लगने वाला टैक्स। याद है ऐसे शब्द बोलता था मैं कि फाइनली जो लास्ट में कंज्यूम करेगा उसको टैक्स भरना है। तो लास्ट में 15,000 वाले ने कंज्यूम किया, हम तो दुकानदार थे। फिर सर जब आप दुकानदार थे, फिर आप ऊपर 2,000 पे टैक्स क्यों भर के आए थे? क्योंकि तब तक पिछले वाले दुकानदार के लिए तो मैं कस्टमर था ना, हम कस्टमर थे, तो एक बार के लिए तो मेरे को भरना पड़ेगा। फिर मैं दुकानदार हूं, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि फाइनल जब मैंने कस्टमर को सामान बेचा है तो वो मेरे को 1500 रुपए दे गए। गवर्नमेंट कहती ला भाई 1500 रुपए। मैंने कहा नहीं, पहले मैं अपना इनपुट GST चेक करूंगा, क्या मैंने पिछली स्टेज में जब सामान खरीदा था तब कोई पे किया था? तो मैंने देखा हाँ जी 1500 रुपया कलेक्ट कर लिया मैंने, ये मेरी लाइबिलिटी है। लेकिन 1,000 रुपया मैं पिछले वाले कस्टमर दुकानदार को दे चुका हूं ना, और वो वाले दुकानदार ने गवर्नमेंट को पहले ही जमा करा दिया 1,000 पे, जो जिससे मैंने सामान खरीदा था। इसलिए हमने गवर्नमेंट को बाकी कितने पैसे जमा करवाने हैं? 500। तो फॉर्मूला क्या बना? आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट जो आप कस्टमर से कलेक्ट करते हो, इनपुट जो आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हो, तो जो बैलेंस आएगा वो आपने पे कर देना आगे गवर्नमेंट को। आ गया समझ में? देख लो एक बार के लिए। GST का पहले कोई डाउट है पहले आप वो पूछ लो, फिर मैं समझाता हूं। सर एक बार जर्नल एंट्री बता दो। अगर मेरे को सामान परचेज करना है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? परचेज के टाइम पे मैं इनपुट, सामान आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री बनेगी? जिसने लिखनी है तो लिख भी लेना, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST टू बैंक या फिर टू क्रेडिटर, जो भी होगा। समझ लो मैंने 100 वाला सामान 99% GST पे बेचा, सॉरी खरीदा, तो 100 रुपए का सामान है, 9 इधर 9 इधर, तो मैं टोटल कितने पैसे दे के आ गया हूं अपने सामने वाले बंदे को? 118, सॉरी 118। यही सामान अगर मैंने सेल किया होता तो क्या एंट्री बनती? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। समझ लो मैंने 150 का सामान बेचा, तो सेल में 150 आ जाते होते थे, उसका 9% आएगा 13.5, 13.5। तो मेरे को बताओ टोटल कस्टमर से कितने पैसे रिकवर हुए होंगे? 167, नहीं गलत है यार, हाँ 177 आएगा। ठीक है जी। अब इस केस में बताओ मेरे को गवर्नमेंट को कितने पैसे जमा करवाने हैं? मैंने कस्टमर से कितना पैसा इकट्ठा किया? 13.5। और मैं पहले मेरे को एक बात बताओ, मैंने कस्टमर से कितना पैसा इकट्ठा किया है? एक वाला बोल दो, 13 रुपए 50 पैसे। और गवर्नमेंट को पे कितना कर चुका हूं ऑलरेडी? 9 रुपीज। लेकिन कस्टमर से मेरे पास आ गए हैं 13.5 रुपए, तो मैं कहूंगा 9 ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो अब बाकी कितने पे करूंगा? 4.5। 4.5 CGST का, 4.5 SGST का, टोटल 9 रुपए।
अगर इकट्ठा करना है तो ऐसे मान लो, इनका टोटल कितना बनता है 27, इन दोनों का टोटल बनता है 18। तो 27 मेरे को कस्टमर से कलेक्ट हुए हैं, 18 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। यार गवर्नमेंट ना सीधा बोलती है, गवर्नमेंट कहती है मेरे पास तो जो फाइनल सेल की है ना, अपने फाइनल सेल कस्टमर को, तो मेरे पास उतना टैक्स पहुंच जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट और कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ 27 रुपए की बुक ही है। गवर्नमेंट कह रही है 27 रुपए पहुंच जाना चाहिए, जिसमें से 18 रुपए तो पहले ही पहुंच चुके हैं, तो 9 रुपए और बाकी पहुंचा दो। 27 माइनस 18, सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री। अब अगर मेरे को रेंट पे करना है या टेलीफोन चार्जेस के पे करने हैं तो क्या एंट्री बनेगी? अब यहाँ पे इनपुट, सर इनपुट कौन सा कुछ सामान आ रहा है, खर्चा हम कर रहे हैं ना, सर्विस आ रही है ना मेरे पास, इसलिए यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। सौखी है, देखा जाए ये सिंपल एंट्री और कुछ नहीं है, परचेज वाली एंट्री है। परचेज की जगह वर्ड रेंट आ गया, बाकी तो सेम है। अब ऐसे ही सोचो, अगर मेरे को कमीशन मिल रही हो, पे नहीं कर रहे, मिल रही है, सेल जैसी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन की जगह और क्या नाम हो सकता है? रेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है, कुछ भी लगा लो, कोई भी पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं तो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी, सॉरी आउटपुट सी और आउटपुट एस। चारों एंट्री समझ में आ गई? देखा जाए नेचर तो दो ही हुई ना, एक खर्चों की एक इनकम की। फिर लास्ट में बस आपने ये कैलकुलेट कर लेना है कि बैलेंस हमने पे करना है कि हमें मिलना है। उसका फॉर्मूला क्या है? आउटपुट माइनस इनपुट। सर आउटपुट माइनस इनपुट क्यों, इनपुट माइनस आउटपुट क्यों? सर ये इनपुट आउटपुट क्या है? क्योंकि आउटपुट ज्यादा होती है। थैंक यू। क्योंकि आउटपुट मतलब सामान बेच रहे हो, कभी घाटे पे हम दुकानदारी में सामान बेचते हैं? नहीं, ऐसे ऐसे याद नहीं गुरकिरत ने ठीक बोला है कि आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है सेल। जर्नली अगर हम देखेंगे, अगर आप लोगों की देखो दुकान है, आप समझ सकते हो, जर्नली हम दुकानदारी प्रॉफिट पे ही तो करते हैं। अब कई बच्चे पता है क्या बोलेंगे इस टाइम पे, लड़ने लग जाते हैं, नहीं सर कभी कभी ना घाटे पे भी बेचना पड़ता है। भाई कभी कभी तो एक्सेप्शनल केस है ना। जर्नली हम क्या करते होते हैं दुकानदारी, प्रॉफिट पे करते हैं कि लॉस पे? प्रॉफिट पे। इसलिए आउटपुट टैक्स हमेशा आपका ज्यादा ही आता है, क्योंकि आप कस्टमर से ज्यादा रिकवर करते हो। फिर पीछे जो आप परचेज के टाइम पे भर आए हो, माइनस करके बाकी पे कर दो, खत्म। इनपुट जीएसटी जो है वो आपका एसेट होती है, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बदले में आपको पैसे मिलने हैं। आउटपुट आपकी लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर से आपने ले लिए, गवर्नमेंट को पे भी तो करने हैं। इनपुट जीएसटी क्या हो गई आपकी? एसेट। आउटपुट लाइबिलिटी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, जीएसटी का कोई क्वेश्चन पूछना है, अजीबोगरीब जल्दी से पूछ लो, फिर आप आगे चले। कोई ट्रीटमेंट का, कोई जर्नल एंट्री का, कोई वैसे ही कुछ पूछना हो जीएसटी का, या जिसको समझ ना आए हो। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 में सिर्फ बुक में देख रहे हैं, करेंगे नहीं। नहीं करनी पड़ेगी यार, एक ट्रांजैक्शन बहुत खतरनाक है। इसमें ना मैंने एक पॉइंट आपको ये नहीं बताया, रुक जाओ, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। परचेज की जर्नल एंट्री बताना या रेंट की जर्नल एंट्री देखना ठीक लिखी हुई है, एक बार बताना। रेंट की जर्नल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। याद करो बचपन के वो दिन, यहीं पे बैठ के जब मैं आप लोगों को समझाता होता था, और अभी भी समझाया है, कि फाइनल कस्टमर को अगर आप सामान बेचोगे, फाइनल कस्टमर को, तभी हम 13.5 में से 9 रुपए माइनस करने देंगे। अगर वो सारा का सारा सामान आपने खुद ने कंज्यूम कर लिया, तो फिर हम आपको इनपुट जीएसटी का माइनस करने का बेनिफिट नहीं लेने देंगे। एक थोड़ा सा दिमाग पे दबाव डालो, देखो आपको ये लाइन याद आ रही है? जब हम ये करते होते थे कि आपको सामान आगे बेचना भी पड़ेगा। अगर आपने गुड्स खुद यूज कर ली, ड्राइंग्स कर ली, फ्री सैंपल बांट दिए, डोनेशन बांट दी, तब जो इनपुट जीएसटी का बेनिफिट है वो हम नहीं लेने देंगे। सर इनपुट जीएसटी का बेनिफिट ये क्या होता है? इनपुट जीएसटी का बेनिफिट बेटा ये जो हमने 13.5, ये वाला 13.5 में से 9 रुपए माइनस नहीं किया, वरना गवर्नमेंट तो कहेगी भाई 13.5 रुपए लाना। 13.5 तूने कस्टमर से कितना पैसा इकट्ठा किया सेल करके? 13.5 ना ला मेरे को। तो मैंने उनको क्या बोला कि 9 रुपए मैंने ऑलरेडी परचेज के टाइम पे जमा करा दिए ना, तो वो 9 रुपए नहीं दूंगा। तो ये 9 रुपए ना देना इज इक्वल टू आप जीएसटी का बेनिफिट ले रहे हो। किसका? इनपुट जीएसटी का। क्या आपको समझ में आया? इनपुट जीएसटी का बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? जो आप ऑलरेडी परचेज के टाइम पे, जब आपने किसी और क्रेडिटर से खरीदा होगा, वो वाले पैसे आप अपने टोटल लाइबिलिटी में से माइनस करवा रहे हो, ये कह के कि ये तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। चाहे मैंने कस्टमर से 13.5 रुपए लिए हैं, 9 रुपए तो आपके पास पहुंच चुके हैं ना, तो 9 रुपए तो मैं अपनी जेब में डालूंगा। कस्टमर से चाहे मुझे मिल गए,
लेकिन उसमें से मैं सिर्फ 4.5 दूंगा, तो 9 रुपए आपने अपनी जेब में डाले ना, इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी का क्रेडिट लेना या उसका बेनिफिट लेना। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते थे जहां पे गवर्नमेंट कहती थी इनपुट जीएसटी का बेनिफिट आपको नहीं लेने देंगे, जितना कस्टमर से आपने लिया उतना का उतना हमें जमा कराओ। कौन से ऐसे केसेस होते थे? अगर आपने वो वाली गुड्स आगे कस्टमर को ना बेची, नंबर 1। अगर आपने खुद कंज्यूम कर ली, मतलब ड्राइंग्स, नंबर 2। अगर आपने डोनेशन बांट दी, नंबर 3। फ्री सैंपल, चैरिटेबल, ये सारा एक ही बात हो गई, डोनेशन, ठीक है। चौथा, एडवर्टीजमेंट में बांट दी, नंबर 4। या फिर लॉस बाय फायर या लॉस बाय अर्थक्वेक। मतलब इन सभी सिनेरियोज का क्रक्स क्या निकला, कोई एक लाइन में बता सकता है? ये वाले 5 एग्जांपल का क्रक्स क्या निकला? आगे सेल नहीं की। प्रिया ने ठीक शब्द चुना कि आपने आगे सेल ही नहीं की। जब तक आगे सेल नहीं करोगे इनपुट जीएसटी का बेनिफिट नहीं लेने देंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में +2 के बाद आपको पता चलेगा जीएसटी है ही सिर्फ इसी का खेल। इतने नोटिस, इतनी रेड पड़ती है ना सिर्फ इसी के मामले में। लोग पता क्या करते होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ना इनपुट टैक्स का बेनिफिट लेते हैं। उनको इनपुट मिलता 9 रुपए है, जान के पता है वो क्या माइनस करवाते हैं? 10 रुपए। सर उसका क्या मतलब हुआ यार? कस्टमर से कितना इकट्ठा हुआ? 13.5। जान के वो पता क्या दिखाते हैं कि हमने ना टैक्स 10 रुपए पे किया, तो जान के वो 10 रुपए माइनस कर देते हैं। गवर्नमेंट को 3.5 पे करते हैं, पे 4.5 कर रहे थे ना विदाउट, नहीं विदाउट बिल नहीं, यहाँ पे ज्यादा बिल दिखा दिया। मतलब यहाँ पे जो 9 रुपीज का आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिलना। प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे बहुत धोखेबाजी होती है, बहुत रेड पड़ती है गवर्नमेंट की तरफ से, बड़े केसेस आते हैं, लोग 9 को जान के 11 दिखा देते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। तो ये हाँ हाँ, 9 रुपए का मीनिंग समझ में आ गया अब आपको क्या चीज है इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिलना? तो गवर्नमेंट कहती है कुछ केसेस में कि हम आपको इनपुट का बेनिफिट नहीं देंगे। कौन कौन से केसेस, एक बार बोलो। ड्राइंग्स, क्यों? क्योंकि आगे आपने एडवर्टीजमेंट, चैरिटी, डोनेशन, गुड्स लॉस बाय फायर, या फिर फाइनली आपने कंज्यूम कर ली, ठीक है। अल्टीमेटली एक लाइन में आपने सामान आगे नहीं बेचा। आपने सामान आगे नहीं बेचा तो आपको कस्टमर से टैक्स मिला नहीं होगा। तो जब कस्टमर से टैक्स ही नहीं मिला, फिर कहेगा तुम इनपुट टैक्स लोगे? फिर तो फाइनल कस्टमर तुम ही हुए ना, और फाइनल कस्टमर को इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे ही इसी को पे एक क्वेश्चन है, ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट बना लेना, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैं आपको घर के लिए दूंगा। लेकिन इसमें 2-3 ट्रांजेक्शन है जो मेरे को अभी करवानी है बस। मतलब जो जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ना, 1 या 2 सिर्फ मेरे को वही करानी है, बाकी पूरा क्वेश्चन नहीं करवाना। तो एक काम करो, आधे पेज का ट्रेडिंग P&L बना लो और 5-6 लाइन का बैलेंस शीट। फॉर्मेट बना लिया? किसी ने बना लिया तो बहुत बढ़िया है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। वैसे मैंने थोड़ा सा पास्ट के, अगर मैं क्वेश्चंस पेपर पे जाऊं ना, तो जीएसटी का क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पूछा पेपर में, ज्यादातर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में जीएसटी का क्वेश्चन पूछा नहीं गया। बट मुकत वाले तो आप लोग तो अपने कमर की पेटियां बांध के चला करो, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं मुकत वाले। स्कॉलर्स और पटेल वालों के लिए मैं उम्मीद नहीं करता कि जीएसटी का पूछेंगे। रीजन क्या है? मुकत का लेवल अच्छा रहता है, इसलिए वो बच्चों को अच्छा चीजें सिखाना चाहते हैं। ये नहीं है कि स्कॉलर्स वाले डाल नहीं सकते या क्लास में नहीं समझाते, वो बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ पास्ट ईयर के पेपर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, क्योंकि जो मुश्किल चीजें हैं ना वो ये चीजें होती हैं। जिसको ये चीजें समझ आ रही है ना, तो आप मतलब सीना चौड़ा करके बोल सकते हो कि मेरे को अकाउंट समझ में आ रहा है। जिसको ऐसी चीजें समझ में आ रही हो, जो मतलब समझाने के लिए भी मेरे को एफर्ट्स लगाने पड़े, ओ भाई साहब को तो नींद आ रही है, नहीं सर छोड़ो, जाना तो कनाडा ही है, बात क्या है, जा मुंह धो के आ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तेरे को। चलो जी, अब आ जाओ, मैं सीधा यहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन पे आ रहा हूं। सबसे पहले मेरे को बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा यार, बैलेंस शीट में जीएसटी को लेके क्या दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस में परचेज दिस, ठीक है जी, ये दिया हुआ जी मेरे को। सबसे लास्ट में देखना इनपुट CGST और यहाँ पे आउटपुट CGST। बैलेंस शीट में देखना क्वेश्चन में इनपुट CGST, आउटपुट CGST। आउटपुट कितना है? आउटपुट कितना है? इनपुट कितना है? मुझे बताओ, कस्टमर से ज्यादा इकट्ठा कर लिया कि कम इकट्ठा कर लिया? एक बोल रहे ज्यादा, कोई और? सेल मतलब मैंने देखा जाए ज्यादा की हुई है ना। मैंने कस्टमर से कितना टैक्स इकट्ठा किया है?
25,000 इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट मेरे पास हाथ फैला के क्या आएगी, 25,000 दे दे, लेकिन मैं उसको अपनी एसेट साइड दिखाऊंगा ना, कॉलम। 15,000 तो मैंने ऑलरेडी परचेज के टाइम दिया हुआ है, बाकी बैलेंस कितना दूंगा, ठीक है 10,000। यहां तक कहानी समझ में आ गई ना, आउटपुट माइनस इनपुट। अगर आप फॉर्मूला याद कर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूले से नहीं याद कराया, मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि आउटपुट मतलब सेल से इकट्ठा टैक्स हुआ है, और ये तो फॉर्मूला लास्ट में ही बन गया। अब हमने गवर्नमेंट को कितना कितना पैसा देना है, 10,000 सीजी को, 10,000 एसजी को। यहां तक समझ में आ गई। अब इसके बाद कहानी शुरू हो रही है पॉइंट नंबर 4 पे, खतरनाक कहानी शुरू हो रही है। रेंट इज पेबल 4,000 पर मंथ, तो टोटल साल का कितना हो गया, 48,000। रेंट पे कर रहे हैं तो जीएसटी भी लगेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हुआ, अब मेरे को अंदर देखना पड़ेगा, रेंट कितना पे कर चुका हूं मैं, 8,000 आउटस्टैंडिंग रह गया। अब जो मैंने 8,000 रुपया देना है ना, उस पर जीएसटी भी तो लगेगा। मतलब मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 8,000 तो वो है जो मैंने रेंट का पे करना है, उसके बाद 8% का, 8,000 का कितने परसेंट है, 18%, 720। एक बार ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरा रेंट है जो मैंने पे कर दिया है, जो अंदर दिया हुआ है 40,000। एडजस्टमेंट क्या लाइन थी पहली, मैं भूल गया, वैसे लाइन क्या थी, 4,000 पर मंथ, ठीक है। तो 4,000 पर मंथ, 2,000 का आउटस्टैंडिंग, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। मैं सीधा इधर ही ना कर दूं, P&L में कर रहा हूं, टू रेंट 40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000, टोटल हो गया, एक सेकेंड, टोटल हो गया जी 48,000। P&L में सर कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि देखो आउटपुट है आपकी लाइबिलिटी, इनपुट है आपकी एसेट, तो लाइबिलिटी और एसेट के लिए मेरे पास अपना घर है पड़ा ना बैलेंस शीट, तो P&L में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसको करो, सबसे सौखा P&L के डेबिट में लिखो, ये वही का वही चल रहा है सेम। ठीक है, P&L अकाउंट में ना जीएसटी का कोई लेना देना नहीं होता, ये याद रख रहे हैं, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर लिखो बुक के या कॉपी पे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। क्लास 6-7 मिनट चलेगी तो घड़ियां मत देखना, ठीक है, मेरे को टॉपिक समझाने। लिखो कॉपी के ऊपर या बुक के ऊपर, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी का कोई रोल नहीं होता। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी का कोई रोल नहीं होता। लेकिन अब जिसने देखो कॉन्सेप्ट सीखा है ना, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करो। मैंने अभी आपको क्या लाइन लिखवाई है, एक बार अपने आप पढ़ो, कोई रोल नहीं होता ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में जीएसटी का कोई रोल नहीं होता। लेकिन आप सोच के देखो, हाँ, लेकिन अगर आप सोच के देखो एक प्रैक्टिकल लाइफ में, जिसको मैंने रेंट के पैसे देने हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी साइड पे आएगा, हमेशा करते हैं, है ना, हम पे करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का, 8,000 का। लेकिन सोचो हमने जो पे करना है वो तो हमने जीएसटी भी तो पे करेंगे ना दुकानदार को, तो लाइबिलिटी वाली साइड पे तो जीएसटी का लेना देना होता है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट में नहीं होता। तो यहां पे आप ऐड करोगे CGST ऐड SGST, कितना, 720C का 720S का, तो टोटल हो गया 9440। मतलब जो आपने ओनर को पे करना है ना, ओनर को तो इतना ही पे करोगे। ये आपका इनपुट CGST है। सर एक बार फिर से, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में सिर्फ आपने वही लिखना है जो आप पिछले कई सदियों से लिखते आ रहे हो, 40,000 रेंट एड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। बाकी जो आपको इनपुट जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, इनपुट जीएसटी का सर यहाँ पे बेनिफिट क्यों मिलेगा, क्योंकि मैं खर्चा कर रहा हूं ना, मैं अपने पिछले दुकानदार को पे कर रहा हूं, तो मेरा इनपुट जीएसटी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये मेरा इनपुट जीएसटी है। एक आंसर आ रहा है कम हो जाएगा, कोई और, एक आ रहा है बढ़ जाएगा, कोई ये भी बता दे सर, नो इफेक्ट। अपने आप सोच लो, रेंट पे करना मतलब मेरा खर्चा है ना। आप इसको ऐसे सोचो, ये आपकी गुड्स है, आपने चाहे गुड्स लिए चाहे आपने सर्विस ली है, तो आपने इनपुट जीएसटी पे किया ना, ये वाला 720, तो इससे आपका जो पहले इनपुट पड़ा था 15,000, तो इनपुट जीएसटी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस है बढ़ जाएगा। तो अब जो आप खर्चा पे कर रहे हो 720 का, अब आपको इसका भी तो बेनिफिट मिलेगा ना।
अब क्वेश्चन में ढूंढो आउटपुट जीएसटी कितना था 25, उसमें से इनपुट माइनस करेंगे 15, साथ में ये 720 भी माइनस करेंगे ताकि आपकी लाइबिलिटी और कम हो जाएगी। अभी अभी हमने सोचा था कि मेरे को गवर्नमेंट को 10,000 रुपए जमा कराना है ना सर, 10,000 कैसे भूल गए, 25,000 आउटपुट था, उसमें से 15,000 का मैं इनपुट माइनस कर दूंगा, ठीक है। 10,000 गवर्नमेंट को पे करना है, लाइबिलिटी है, लेकिन आपकी लाइबिलिटी 720 से और भी तो कम हो गई, आपको इसका भी तो बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये भी तो आपने खर्चा पे की है। तो अब आपकी लाइबिलिटी 10,000 से भी कम रह जाएगी और अभी हमने पे नहीं की, इसलिए आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट लाइबिलिटी साइड पे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पे करने। इसकी ट्रीटमेंट देखो कैसे करते हैं। आउटपुट सीजीएसटी कितना था 25,000, इसमें से माइनस कर देंगे। गवर्नमेंट मेरे पास आई 25,000 दे दो, 25,000 दे दो, मैंने कहा रुको सब्र करो, 15,000 अभी मैंने आपसे लेना है। एसेट साइड पे चेक करो, 15,000 दिख रहा है एसेट साइड पे, अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, तो उस तरफ आ जाता। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, इनपुट जीएसटी है ना, ये गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, तो हम गवर्नमेंट को कहेंगे आप 25,000 क्या लेने आए हो, पहले मेरे 15,000 दो। कहते ऐसे करो 15,000 माइनस करके बाकी मेरे को लाइबिलिटी वाली साइड पे पे कर देना। मैंने कहा हाँ ये की ना अब समझदारी वाली बात। तो माइनस इनपुट सीजीएसटी कितना 15,000, फिर मैंने देखा मेरा रेंट के ऊपर भी तो इनपुट जीएसटी और क्रिएट हो गया ना, तो वो भी माइनस करूंगा। माइनस इनपुट सीजीएसटी कौन सा, रेंट वाला भी, माइनस 720। अब मैंने गवर्नमेंट को बोला मैंने आपको इतने पैसे देने हैं, ये कितना आएगा माइनस करके 9280। जो दुकानदार था ना उसको सांस आई, पता है क्यों? बेचारे को लाइबिलिटी देख के लग रहा था, बेचारे को लाइबिलिटी देख के लग रहा था कि मैंने गवर्नमेंट को 25,000 देने हैं, और लास्ट में जब मैंने सारा कुछ फाइनल सेटलमेंट कर लिया ना, तो मेरे को फाइनली पता लग गया, थैंक्स टू माय सीए जिसने मेरे को ये हेल्प की, कि मैंने गवर्नमेंट को 25,000 नहीं देने, 15,000 मैंने पहले ऑलरेडी पे कर चुका है और अपने रेंट वाले को 720 पे कर दिया है, तो मैंने बाकी गवर्नमेंट को सिर्फ 9280 देना है। तो इनपुट जीएसटी जो मैंने ये माइनस की है, फाइनली मैं देख लूंगा एक ही लाइन में मेरे को पता चल जाएगा आपके आंसर से। ये जो मैंने 15,000 और 720 माइनस किए हैं, ये दुकानदार के लिए अच्छी चीज या बुरी चीज? तो जिसको ये अच्छी चीज समझ में आ गया, समझ लो आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रीजन क्या है? क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना मिक्स हो जाता है, बड़ी सारी आइटम मिक्स हो रही हैं और हम ज्यादातर करते नहीं हम ये वाला, ठीक है, बहुत दिनों के बाद आता है, तो लगता है अगर यही चीज मैं आपको 15 दिन लगातार करवाने लग जाऊंगा ना, आपके भी टिप्स पे हो जाएंगी। अच्छा सर इनपुट है यानी कि गवर्नमेंट बंदे के लिए अच्छी चीज है, इसलिए हम जो अपने क्लाइंट होते हैं हम उनको हमेशा कहते हैं कि अपन ने ना इनपुट का ध्यान रखना है हमेशा, आउटपुट कम से कम रहे, क्योंकि आउटपुट तो आपको पे करना है। ये तो हो गया आउटपुट सीजीएसटी। अगला आउटपुट एसजीएसटी, करना कर लो, नहीं तो सारा सेम तो आएगा, तो सेम ही ना, समझ गए? ये तो हमेशा बराबर ही चलते हैं भाई, 25,000 माइनस 15,000 माइनस 720। सर हमें बाकी समझ में आ गया ये वाला, तो हमें ऊपर वाले लाइबिलिटी में नहीं समझ आया, ऊपर में जीएसटी क्यों ऐड किया? यार जिसको आपने पैसे देने हैं उसको तो जीएसटी के समेत दोगे ना पैसे, वो थोड़ी आपसे 8,000 मांगेगा, कहेगा मेरे को टैक्स भी तो दे। और सर पी एंड एल में जीएसटी का कोई लेना देना ही नहीं होता सर। सबसे बढ़िया बात तो ये है, अगर बाय चांस हम एसेट्स और लाइबिलिटी में भूल भी गए तो मेरा नेट प्रॉफिट तो कम से कम सही आ ही जाएगा ना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट में पी&एल अकाउंट में जीएसटी का कोई रोल ही नहीं होता। सर ये बढ़िया है, बाय चांस अगर हमसे कुछ भी गलती हो, स्टेप मार्किंग हो, हमारा नेट प्रॉफिट तो वैसे ही आएगा जो हम पिछले काफी क्वेश्चंस में कर रहे हैं। अच्छा मेरे को एक बात और बताओ, एसेट साइड पे आ जाओ बेटा, एसेट साइड पे इनपुट सीजीएसटी कितना था 15,000 पे स्टार्टिंग में, और अभी के अभी मैंने 15,000 सारा माइनस नहीं करवा दिया? क्या मेरे पास अब इनपुट जीएसटी कुछ और बचा? नहीं बचा सर, अभी अभी तो माइनस कर दिया। अगर आप लोगों ने ये शैतानी की, गवर्नमेंट बोल रही है दुकानदार को, हे दुकानदार अगर तूने ये 15,000 ये माइनस कर दिया और 720 यहां पे एसेट साइड तूने फिर से 15,000 दिखा दिया, तेरे ऊपर ये 15,000 पे जुर्माना लगाऊंगा मैं, ये वाला 15,000 का टैक्स लगाऊंगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेंगे आपसे, जेल में भी डालने का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आपने 15,000 माइनस कर दिया, अपनी लाइबिलिटी को कम कर दिया ना, गवर्नमेंट में मांगने आई थी 25,000, आप कह रहे हो नहीं जी हम तो 9280 देंगे, उसके बावजूद आप अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहे हो 15,000 रुपए हमने गवर्नमेंट से लेने हैं। इनपुट जीएसटी का मतलब इंग्लिश में तो INPUT होता है इनपुट, लेकिन इसका जो मतलब होता है ना, ये होता है कि गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं। यार अगर गवर्नमेंट से पैसे लेने थे तो यहाँ पे माइनस कर दिए। सर इसका कहने का भाव ये है, या तो आप माइनस कर लो या फिर एसेट साइड दिखा दो। तो पहले हमने एसेट साइड दिखाया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हमने उसको ट्रीटमेंट में माइनस कर दिया है, इसलिए यहां से हमने हटा के सिर्फ जीरो दिखाना है, क्योंकि हमने उससे गवर्नमेंट से
सेटलमेंट कर ली है। आ गया समझ? चलो बाकी करेंगे कल, कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं वो बाकी कल करवाएंगे। ओके बाय बाय।